द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत हम पौधों में बनने वाली विभिन्न विशिष्ट संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखते हैं विशिष्ट संरचना के अंतर्गत बार्क जो कि पौधों की बाह्य आवरण का निर्माण होता है और इसे हम सामान्य रूप से छाल के नाम से भी जान सकते हैं। बार्क ये भी कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप बनता है। कार्क कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप बाहर की जो कोशिकाएं बनती हैं, फेलम और फेलोडर्म, ये दोनों कोशिकाएं मिलकर बाहरी आवरण का सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिसे हम बार्क कहते हैं। मुख्य रूप से बार्क की जो रचनाएं, सबसे बाहर आउटर बार्क, फिर इनर बार्क, आउटर बार्क, आउटर बार्क, इनर बार्क और कैम्बियम अंदर की ओर, कैम्बियम से अंदर बने कोशिकाएं सेकेंडरी वुड। कैम्बियम कोशिकाएं सक्रिय होकर बाहर की ओर जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनी कोशिकाएं हैं, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनने के कारण बाहर कोशिका के बाहरी कोशिकाओं पर कॉर्टेक्स भाग पर दबाव पड़ता है, जिससे कॉर्टेक्स की कोशिकाएं ये सक्रिय होकर कार्क कैम्बियम का निर्माण करती हैं। कार्क कैम्बियम जो कि कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी स्तर पर बनता है और ये बाहर की ओर फेलम और अंदर की ओर फेलोडर्म का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से बाहर जो बना हुआ फेलम और अंदर बना हुआ फेलोडर्म कहलाता है और ये दोनों मिलकर बनाते हैं बार्क की कोशिकाएं या छाल। इस बार्क में विभिन्न टेनिन, रेनिन ये पदार्थ संचित रहते हैं, जिससे पदार्थ दूसरे पदार्थों के लिए ये पौधे की बाह्य भाग की सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से बार्क मुख्य रूप से पादप की मुख्य आवरण का बाहरी भाग का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम दूसरे जो विशिष्ट रचना के अंतर्गत दूसरी विशेष रचना में है वातरंध्र। वातरंध्र ये पौधे के बाह्य भाग पर, पौधे की बाह्य सतह पर बनता है, जिसमें छाल या बार्क में जो विभिन्न छिद्र होते हैं, ये छिद्र क्या कहलाते हैं? लेंटिकल, जिससे भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो ये लेंटिकल की जो संरचना है, वातरंध्र की संरचना कॉर्टेक्स भाग के कार्क कैम्बियम निर्माण के दौरान ही प्रारंभ होता है। जैसे जैसे कार्क कैम्बियम बनती है, बाहर की ओर अन्य कोशिका स्तर के बनने के कारण
बाह्य भाग पर दबाव पड़ता है, एपिडर्मिस पर दबाव पड़ता है, जिससे छिद्र उत्पन्न होते हैं। तो छिद्र उत्पन्न जहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं उन भागों पर कुछ ऐसी कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे आंतरिक सतह का सुरक्षा हो। तो इन कोशिकाओं में सामान्यतः हम देखते हैं कॉर्टेक्स की रचना सबसे बाहर उपस्थित होता है, एपिडर्मिस इसके निचले स्तर पर है कॉर्टेक्स, और इसके बाद जो संवहन बंडल हैं ये एंडोडर्मिस के नीचे उपस्थित होते हैं। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के नीचे फिर वेस्कुलर बंडलों का संरचना होता है, जिसमें वेस्कुलर बंडल समान रूप से जाइलम और फ्लोएम से बने कोशिकाएं होती हैं और इनमें कैम्बियम पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल एंडोडर्मिस के निचले स्तर पेरिसाइकिल। तो इस तरह से ये सामान्य तना की संरचना एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के निचले स्तर पर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के निचले स्तर पर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की एक स्तरीय रचना के नीचे होती है पेरिसाइकिल, एक स्तरीय रचना, और इसके बाद पेरिसाइकिल के बाद ग्राउंड टिश्यू में विभिन्न वेस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं। तो अलग अलग प्लांटों में वेस्कुलर बंडल की संख्या भी अलग अलग होती है। तो वेस्कुलर बंडल में उपस्थित कैम्बियम की सक्रियता के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जिससे ये बाहर की ओर फ्लोएम कोशिकाएं बनाती हैं और अंदर की ओर जाइलम कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी तरह वेस्कुलर बंडल सक्रिय होने के बाद सेकेंडरी ग्रोथ जब होता है तो इसमें कोशिकाएं बनने लगती हैं, जिससे कॉर्टेक्स भाग पर दबाव पड़ने लगता है। तो कॉर्टेक्स भाग की सबसे बाहरी स्तर ये फेलोजन का निर्माण करने लगती है, कार्क कैम्बियम बना लेती हैं। कार्क कैम्बियम से फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म मिलकर फेलोजन बनाती हैं। सबसे बाहरी स्तर पर एपिडर्मिस की स्तर कोशिकाएं जब बनती हैं तो ये एपिडर्मिस की स्तर की कोशिकाएं टूट जाती और ये यहाँ पर छिद्र उत्पन्न होता है। कार्क कैम्बियम की सबसे बाहरी स्तर फेलम,
सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस, फेलम, सहायक कोशिकाएं, कॉमन कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, फेलोजन, निचली स्तर है फेलोडर्म। फेलोडर्म और बीच पर कोशिकाएं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल। तो इस तरह से फेलम से बने जो कोशिकाएं हैं वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ये वातरंध्र की संरचना किससे बना है? कॉर्टेक्स भाग से। कारकेम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप बनते हैं। कारकेम्बियम की सक्रियता के द्वारा बाहर की ओर जब कोशिकाएं बनती हैं जिसमें फेलम और फेलोडर्म बनता है, फेलम की कोशिकाएं बाहर की ओर बनती हैं और अंदर की ओर फेलोडर्म की कोशिकाएं बनती हैं। इसमें ये वातरंध्र उन स्थानों पर बनता है जहाँ पर रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाई जाती है। पौधे की तने की वह भाग जहाँ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं उस स्थानों पर वेंट्रिकल का निर्माण होता है। लेंटिकल या वातरंध्र ये गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं, क्योंकि आंतरिक बाह्य सतह जो कि फेलम भाग है ये सुबेरिन युक्त होने के कारण छिद्र इसमें बंद हो जाते हैं। इस छिद्र के बंद होने से कोशिका के अंदर उपस्थित जो आंतरिक पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ है ये बाहर नहीं निकल पाते। तो इन स्थानों पर लेंटिकल का निर्माण होता है और ये कॉर्टेक्स भाग की कोशिकाओं से ही बने होते हैं। तो ये है वातरंध्र की विशेष रचनाएं जो पौधों में बनती हैं। इसके बाद टालेसिस विशिष्ट रचना है। टालेसिस
टायलोसिस पौधों की जो कोशिकाएं हैं, इसमें वाहिकाएं वेसल्स की कोशिकाओं में अतिवृद्धियों से बनता है। गुब्बारे के समान ये अतिवृद्धियां वाहिकाओं की कोशिकाओं में जो पिकाएं हैं वेसल्स, ये कोशिका द्रव और केंद्रक अधिक वृद्धि करके अतिवृद्धियों का निर्माण कर लेती हैं। ये कहलाता है टायलोसिस। तो वेसल्स की संरचनाएं हैं, कोशिकाएं की संरचना, इसमें सामान्य संरचना इस तरह से होंगी, लेकिन जब ये अतिवृद्धि के कारण इसकी पूरी वेसल्स को ये रोक देता है और इसकी वाहिकाएं का जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने से रोक देते हैं, जिसमें विभिन्न संचित पदार्थ टायलोसिस के अंदर संचित होते हैं। तो इस तरह से टायलोसिस पादपों में विभिन्न रेजिन पदार्थों के संश्लेषण में भाग लेते हैं। गोंद आदि जो उत्सर्जी पदार्थ हैं या संश्लेषित पदार्थ हैं, ऐसी टायलोसिस कोशिका के अंदर संचित होते हैं। कभी कभी आवृंत बीजीय पादपों में रेजिन ग्रंथियों की कोशिकाएं टायलोसिस के समान फूलकर ये गुहा के अंदर बंद कर देती हैं, गुहा को पूरी तरह से बंद कर देती हैं और ये टायलोसिस के समान ही रचना बनाती हैं। तो ये कहलाता है टायलोसाइट। अनावृंत बीजियों में जिसमें की जो कोशिकाएं हैं वहां पर ये अतिवृद्धियों के कारण फूलकर गुहा बना लेती हैं और इस गुहा को कहते हैं टायलोसाइट। इसके बाद दूसरी विशिष्ट रचना के अंतर्गत है अंतःकाष्ठ और रसकाष्ठ। विशिष्ट रचना के रूप में है अंतःकाष्ठ एवं रसकाष्ठ। इसमें भी पदार्थों के संचय के द्वारा जो स्टेम है, तना है, अधिक मजबूत होता है। इसकी संरचना जिसमें बाहरी भाग पर रसकाष्ठ होते हैं और आंतरिक भाग पर
तने की सबसे बाहरी भाग पर बार्क या फेलोजन उपस्थित होता है। इसके बाद कोशिकाओं का जो निर्माण है, कार्क कैम्बियम के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ हैं, तो इसमें दो प्रकार की कास्ट दिखाई देती है, अंतःकास्ट और रस्ट। अंतःकास्ट वह कास्ट है जो तने की भीतरी भाग में संचित पदार्थ जो होते हैं, इसमें अंतःकास्ट में जीवित पदार्थ उपस्थित होते हैं। ये जीवित पदार्थ जो कि उनकी जैविक क्रियाओं के लिए पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। अंतःकास्ट में रेनिन, रेजिन आदि पदार्थ ये संचित रहते हैं। तो इस कारण जो आंतरिक पदार्थ में विभिन्न पदार्थों के संचय होने के कारण गहरे रंग के दिखाई देते हैं, वो कहलाते हैं अंतःकास्ट। हार्टवुड जो कि अंतरिक्ष भाग को हार्टवुड, सभी जो संचित उत्सर्जी पदार्थ हैं अंतःकास्ट के अंदर संचित रहते हैं और ये कठोर निर्जीव होते हैं। बाहरी भाग पर उपस्थित जो पदार्थ हैं ये सजीव होते हैं, जिसमें अगर प्लांट के तने को किसी भाग आंतरिक भाग को काट दिया जाए तो बाहरी भाग जहाँ पर फेलम की संरचनाएं हैं वह संरचना जीवित संरचना से बनी है, जिसमें खनिज पदार्थों का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में होता है। तो इस तरह से फेलम और फेलोडर्म के माध्यम से ही पदार्थों के निर्माण होते हैं, जिसमें ऊड जो बनता है अंतःकास्ट और रस्टकास्ट, ये एक भाग बहुत अधिक कठोर होता है और दूसरा जिसमें कम कठोरता होती है। अंतःकास्ट ये व्यापारिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है, जिससे विभिन्न प्रकार के फर्नीचर्स बनाए जाते हैं या इनका उपयोग हम लकड़ियों के रूप में करते हैं। और इस तरह से बाह्य कास्ट जो रस्ट काट है वो निर्जीव सजीव होता है, जिसकी उसकी कोई ज्यादा उसकी उपयोगिता नहीं। इस तरह से हम अंतःकास्ट और रस्ट कास्ट में अंतर बता सकते हैं। अंतः का मतलब आंतरिक स्तर होता है और रस्ट कास्ट जो कि बाह्य भाग पर होती है। अंतःकास्ट अधिक कठोर होता है और इसमें पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, और बाहर जो पाया जाता है रस्ट कास्ट, इसमें पदार्थों की मात्रा कम होती है और कमजोर होता है। इस तरह से हम अंतः रस्ट कास्ट और रस्ट कास्ट को समझ सकते हैं। तना को अगर हम देखते हैं, उसकी अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो बीच का भाग अधिक गहरे रंग का दिखता है और बाहर का भाग हल्के रंग का दिखता है। तो यही जो गहरा भाग है वह अंतःकास्ट है, बाहर का भाग रस्ट कास्ट होता है। तो इस तरह से विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद पादपों में देखने को मिलता है।
अब आते हैं हम एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि। एक बीजपत्री स्तंभ में द्वितीयक वृद्धि। सामान्यतः एक बीजपत्री पादप जो कि 1 वर्षीय होते हैं या बहुत सरल कोमल प्लांट होते हैं। कुछ ऐसे अपवाद हैं जो कई वर्ष पुराने, 600 वर्ष पुराने, जैसे कि ड्रेसिना, ये एक बीजपत्री पादप है जो 600 वर्ष पुराना प्लांट है और वह इसमें द्वितीयक वृद्धि देखा गया। सामान्य जो एक बीजपत्री पादप है उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होता क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती। उनका जो वैस्कुलर बंडल होता है सेकेंडरी होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है, जिसमें केवल जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं ही होती हैं। सामान्य रूप से हम जब देखते हैं तो जो तना वैस्कुलर बंडल है, बाहर फ्लोएम और फिर जाइलम, इनमें कोई कैम्बियम नहीं पाया जाता, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं होता। ड्रेसिना में ड्रेसिना एक बीजपत्री पादप है जो अपवाद है जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है। ड्रेसिना की आंतरिक संरचना है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स की रचना होती है, कॉर्टेक्स के बाद इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता। ये कॉर्टेक्स में ही पूरे ग्राउंड टिश्यू में वैस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं। सामान्य रूप से हम देख सकते हैं सबसे बाहर एपिडर्मिस, इसके नीचे कॉर्टेक्स होंगे और वैस्कुलर बंडल की रचना जिसमें ये कॉन्सेंट्रिक एम्फीवेसल प्रकृति के होते हैं। जाइलम की कोशिकाएं बाहर होती हैं और अंदर पर फ्लोएम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कहलाता है एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल। इसकी कंडीशन यहाँ पर एम्फीवेसल प्रकृति की होती है, अंदर पर फ्लोएम है और बाहर पर जाइलम। तो ये सामान्य संरचना ड्रेसिना की आंतरिक संरचना। कॉर्टेक्स भाग में पूरे वैस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं। तो ये सामान्य रूप से देखा गया। जब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो उस समय कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाएं, पैरेन्काइमा कोशिकाएं विभाजित होकर कैम्बियम का निर्माण करती हैं। कैम्बियम, कॉर्टेक्स की कोशिकाएं पर कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है और कैम्बियम रिंग बनने के बाद बाहर की ओर
कोशिकाएं बनने लगती हैं। बाहर की अपेक्षा आंतरिक भाग पर अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें सेकेंडरी वेस्कुलर का निर्माण होता है। सबसे बाहर पहले हम देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कॉर्क सेल का निर्माण होता है। ये कॉर्क सेल कॉर्टेक्स भाग से ही बनते हैं, जो कि कॉर्क कोशिकाएं की सबसे बाहरी स्तर। ये वृद्धि करके कार्क सेल का निर्माण करती है। और कॉर्टेक्स की आंतरिक भाग पर कुछ पैरेन्काइमा कोशिकाएं सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण करती हैं, जिसमें कैम्बियम का निर्माण होगा। और ये कैम्बियम आंतरिक भाग पर सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये आपस में सभी जुड़े होते हैं। सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल जिनकी आकृतियां सामान्य वेस्कुलर बंडल यानी प्राइमरी वेस्कुलर बंडल से छोटे होते हैं। इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है एम्फीवेसल प्रकार का होता है। बाहर की ओर जाइलम सेल्स होती हैं और आंतरिक भाग पर फ्लोएम होता है। इस तरह से जाइलम कोशिकाएं फ्लोएम कोशिकाएं को ढकती हैं। जाइलम कोशिकाओं से घिरा होता है फ्लोएम की कोशिकाएं, तो ये कहलाती हैं एम्फीवेसल प्रकार की। तो इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ जो तने में हम देखते हैं, ये पैरेन्काइमा की सक्रियता के कारण वृद्धि होता है। सामान्यतः जो सामान्य वेस्कुलर बंडल है जिसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता, कैम्बियम नहीं होने के कारण इसमें वेस्कुलर बंडल के दूसरे जो एक बीजपत्री पादप में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाता। और जिन पादपों में कैम्बियम पाया जाता है, यानी कि द्विबीजपत्री पादपों में, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। कुछ अपवाद जो है वो है ड्रेसिना, यूक्का, इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई गई। इसकी सक्रियता के कारण कॉर्टेक्स सेल विभाजित होकर पैरेन्काइमा कैम्बियम का निर्माण करती है। तो आंतरिक भाग पर ये वेस्कुलर बंडल सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं और बाहर की ओर ये इनकी कोशिकाएं की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे इसकी तना की चौड़ाई बढ़ती जाती है और इस तरह से ये तना मोटे दिखाई दें। तो इस तरह से हम द्वितीयक वृद्धि कुछ जो पादप हैं जिनमें हम ये देखने को मिलता है। इसी तरह हम द्वितीयक वृद्धि जड़ में भी देखते हैं। जड़ में द्वितीयक वृद्धि। जड़ में इनकी जो वेस्कुलर बंडल है वह रेडियल कंडीशन में होता है। जाइलम फ्लोएम अलग अलग होते हैं। सबसे बाहर हम देखते हैं एपिब्लेमा। इस एपिब्लेमा पर ही क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर। और इसकी स्तर है एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के नीचे कॉर्टेक्स भाग, कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के निचले स्तर आंतरिक भाग पर एंडोडर्मिस।
और इसके निचले स्तर पर होती है एक स्तरीय लेयर पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये रेडियल कंडीशन में होता है, और इसके वेस्कुलर बंडल में जाइलम की जो रचनाएं हैं वह एग्जार्ज कंडीशन में होते हैं। इस सतह पर फ्लोएम बीच में और जो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार की कंडीशन को हम रेडियल कंडीशन, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ एक एक अल्टरनेट क्रम में उपस्थित होंगी। जाइलम सेल्स है तो फिर फ्लोएम की सेल्स होंगी, और इस तरह से ये रेडियल कंडीशन आरी व्यवस्था होती है। और इसका जो जाइलम है वह एग्जार्ज कंडीशन में पाया जाता है। प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होते हैं और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। फ्लोएम और ये है जाइलम। तो रूट की एक सामान्य रचना, रूट हेयर्स सबसे बाहरी भाग पर स्थित होता है, एपिब्लेमा की सेल्स पर लगे होते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के बाद कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे एक स्तरीय रचना होती है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद जितने डाउन टिश्यू हैं वहां पर जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं वेस्कुलर बंडल में अलग अलग व्यवस्थित होती हैं। तो सामान्य रूप से हम एक जड़ का टीएस जिसमें हम देखेंगे सबसे बाहरी भाग एपिब्लेमा, इसके बाद आ जाएगा कॉर्टेक्स, और इसके बाद फिर एंडोडर्मिस, और इसके बाद पेरिसाइकिल, और इसमें उपस्थित वेस्कुलर बंडल। तो इस तरह से हमको सामान्य एक ग्राफ के रूप में ऐसा समझ सकते हैं जिसमें सबसे बाहर एपिब्लेमा, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, और फिर ये वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में ये कोशिकाएं जाइलम की हैं और ये है फ्लोएम। तो इस तरह से हम
जो वैस्कुलर बंडल में उपस्थित जाइलम की और फ्लोएम की कोशिकाएं अलग अलग व्यवस्थित होती हैं। रेडियल कंडीशन इसे कहते हैं, एक जाइलम है, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। तो यहाँ पर कैम्बियम की कोशिकाएं अनुपस्थित है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो इसमें फ्लोएम कोशिकाएं की निचले स्तर पर पैरेन्काइमा कोशिकाएं बनने लगती हैं और कैम्बियम कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है फ्लोएम की कोशिकाओं के निचले भाग से। और इस तरह से ये वृद्धि करते हुए ये फ्लोएम से जाइलम कोशिका की ऊपरी सिरे तक पहुंच जाती है और इस तरह से यहाँ पर एक रिंग का निर्माण हो जाता है। यह है कैम्बियम रिंग। जड़ में द्वितीयक वृद्धि कैसे होगा? फ्लोएम कोशिकाएं की निचले भाग की कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर कैम्बियम का निर्माण करती हैं और ये कैम्बियम वृद्धि करते हुए फ्लोएम कोशिका की शीर्ष भाग तक पहुंचती है और इस तरह से दोनों तरफ से कोशिकाएं आपस में मिलकर एक कैम्बियम रिंग का निर्माण करती है। तो बाहर की ओर कोशिकाएं, कैम्बियम रिंग की बाहर की ओर कोशिकाएं बनती हैं, यानी फ्लोएम कोशिकाएं की निचले भाग पर बाहर की ओर कोशिकाएं बनती हैं। उसी तरह कैम्बियम रिंग के अंदर कोशिकाओं का सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। द्वितीयक वृद्धि के दौरान कैम्बियम ये बन गया प्राइमरी जाइलम और ये प्राइमरी फ्लोएम। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जब हम देखते हैं जड़ में, तो कैम्बियम रिंग बनने के कारण ये बाहर की ओर और अंदर की ओर सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण करने लगते हैं। सबसे बाहरी भाग कॉर्टेक्स,
प्राइमरी फ्लोएम और फिर बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम, आंतरिक सतह पर कैम्बियम के अंदर की ओर कैम्बियम सेकेंडरी सेकेंडरी जाइलम, और ये है प्राइमरी जाइलम। कैम्बियम रिंग बनने के बाद आंतरिक भाग पर पदार्थों का निर्माण ज़्यादा बनता है और बाहर पर कम बनते हैं। तो कुछ कोशिकाएं जब निर्माण सेकेंडरी ग्रोथ ना करके, सेकेंडरी ऊतकों का निर्माण ना करके पेरेन्काइमा टिश्यू का निर्माण करती हैं और ये कहलाती हैं मेडुलरी रे, जो कि जाइलम से फ्लोएम तक की कोशिकाओं तक उपस्थित होती है। इस तरह से मेडुलरी रे से अपनी कुछ पदार्थों का संवहन जाइलम से फ्लोएम तक होता है। तो इस तरह से हम सेकेंडरी ग्रोथ जड़ में देखते हैं। कैम्बियम के अनुपस्थित होने पर भी ये अतिरिक्त कैम्बियम निर्माण के बाद सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जिससे उसकी जड़ में मोटाई में वृद्धि होता है। धन्यवाद।